गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले यूपीएससी सिलेबस आपको समझाऊंगा कि यूपीएससी जीएस फर्स्ट का में सिर्फ पॉलिटी का सिलेबस क्या है। प्लस आपको ये भी समझाऊंगा कि किस बेस पर, किस पैटर्न पर यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लस हम इस पर डिस्कस करेंगे आज कि कि यूपीएससी की पॉलिटी में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 5 सालों का यूपीएससी का पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है। प्लस हम इस पे भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि यूपीएससी न्यू क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रही है, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू जर्नी, जिसमें हम आज सबसे पहले समझेंगे यूपीएससी का सिलेबस। उससे पहले मैंने आपको यूपीएससी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि किस प्रकार से 1833 में चार्टर एक्ट में सबसे पहले यूपीएससी को मेंशन किया गया था, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका कैसे रिक्रूट अपॉइंट होंगे, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। प्लस 1853 के चार्टर एक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। प्लस 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्स ऑफ रिफॉर्म में आपको फुली आपको मेंशन कर चुका हूँ कि यूपीएससी की जर्नी क्या रही। प्लस 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर कैसे यूपीएससी इंडियन लैंड पर फॉर्मलाइजेशन किया गया। तो इस प्रकार से यूपीएससी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके पहले मैंने आपको पूरा प्रियम्बल अच्छे से आपको डिफाइन किया है, अच्छे से आपको समझाया है, एक एक वर्ड को समझाया है, उसके एक एक की टर्मिनोलॉजीज को समझाया है। प्लस हमने आपको 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, प्लस फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से एक बता चुका हूँ। तो आज हम आपको सबसे पहले जीएस सेकेंड मेंस पेपर की पॉलिटी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं बोर्ड पे लिखूंगा। अगर आपको लगता है कि रेलेवेंस है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो यूपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि यूपीएससी 3 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें पहला स्टेप आपका होता है यूपीएससी पीटी, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं। जब आप और जो प्रीलिम्स है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस लिखना होता है। उसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक एसे का होता है, प्लस 2 पेपर होते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर होते हैं, और एक आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज हम आपको जीएस जो 4 पेपर होते हैं उसके जीएस सेकेंड पेपर के पॉलिटी के पार्ट को कवर करेंगे, और हो सकता है नेक्स्ट डे आपको हम जीएस थर्ड पेपर के इकोनॉमिक्स के पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि हम मतलब कि पॉलिटी के साथ साथ हम इकोनॉमी को भी आप तक पहुंचाएंगे, जो यूपीएससी का एक्चुअल कंटेंट होगा। यूपी पीसीएस स्टेट पेस का भी उसमें मेंशन रहेगा, लेकिन स्पेशली फॉर द यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के आपने पेपर लास्ट ईयर 23 का आपने चेक किया होगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस उसमें फैक्ट मेंशन कर रहा है। यूपीएससी उसमें फैक्ट भी डाल रही है, प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको कर रही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद में फैक्ट को भी आपको रटना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस सेकेंड मेंस में पॉलिटी के पार्ट को। तो आपको पता होगा कि जीएस सेकेंड पेपर के पॉलिटी पार्ट का जो सिलेबस है, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो काफ़ी मेच्योर है, जो काफ़ी यूपीएससी ने डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको
इसमें सबसे पहले जो लाइन इसमें डिस्क्राइब की गई यूपीएससी के द्वारा, लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग evolution, evolutions, features, amendment, significance provision, significant provision and basic structure. Basic structure. Their function and responsibility. Function and responsibility. Responsibilities of the union and the state, and the state issue and challenges, challenges pertaining to the federal structure, devolutions of powers, powers and finance up to local levels and challenge therein. ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब आपकी थर्ड यूनिट को मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। Separations of powers between various areas यानी कि separations of powers between various areas and yes, dispute redressal dispute redressal mechanism and institutions. ये आपकी थर्ड यूनिट हो गई। अब आपकी फोर्थ यूनिट लिखने, अब फोर्थ यूनिट आपकी ये रही कंपैरिजन of the Indian Constitution schemes with that of other country. पार्लियामेंट। अब फिफ्थ आपकी यूनिट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर structure functioning conduct of business but power अगर आपको नोट डाउन करें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। Power and privileges. And issue arising
arising out of and privileges and issue arising structure organizations and privileges and issue arising out of a structure organization and function of the executive function of the executive function of executive and the judiciary ministries and development of the government development of the government development of the government pressure groups pressure group information informal I'm sorry formal and informal formal and informal association their role in the polity अगर हम नोट डाउन करें तो हम नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है साइलेंट फीचर्स of the Representative of the People Act. Representative of People Act. This is very important line क्योंकि अभी हालिया में लोकसभा से 143
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिबार किए गए हैं, वायलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लोकसभा। तो आप ये लाइन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये लाइन हमेशा करंट अफेयर्स में अपडेट रहती है, ये चर्चा का विषय बनता है। ये अब बहुत ही हॉट न्यूज़ है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसको आप एक बार अच्छे से समझेंगे जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, और वैसे हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट क्या है और इसमें इसकी विशेषता क्या है। हम आपको बहुत ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली इसको समझाएंगे आपको। तो आप इससे बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है अपॉइंटमेंट्स टू द वेरियस appointment to various constitutional post, various constitutional post power, function and appointment to the various constitutional post, powers, function and respected constitutional bodies. Respected to the constitutional bodies. अब सर देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होती है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पोस्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी चेयरमैन प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी वेरियस आपकी पोस्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं। प्लस इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो known as constitutional bodies, and स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज नोन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, स्टेटरी बॉडीज क्या होती हैं, ये आपको सारा बताऊंगा मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको। तो इससे आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपको एक एक स्टेप के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं। स्टेटरी नेक्स्ट आपकी यूनिट है स्टेटरी बॉडीज क्या होती हैं, रेगुलेटरी क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा मैं, एंड प्लस वेरियस जुडिशरी बॉडीज, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, बॉडीज। देखिए आपने एक नाम सुना होगा एनजीटी का, वो वर्क करती है वो जुडिशरी के, लेकिन क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं
अच्छे से समझाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, IRDA, ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, इसके बारे में आपको डिफाइन करूंगा कि ये मतलब ये किस इनका किस बेस पे वर्क किया जाता है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अब आपको मैं नेक्स्ट यूनिट समझाने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटर पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट in various section, in various section, various sections and issue various issue arising out arising out arising out their dispute and implement नेक्स्ट आपकी यूनिट है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस and the development industry, development industry, the role of NGO, the role of NGO, SHO, various groups, various various group various group various group association charities
institutions and other stakeholder. Stakeholder, welfare schemes, for vulnerable section of the population by the country by the country by the country। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंट्री एंड स्टेट and the state and the performance of these schemes any performance of these schemes laws institute and bodies constituted for the state for the protection and betterment of the vulnerable section नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप लोग नोट डाउन कर लिया। चलिए आज इतने रेट देते हैं, इसके बाद जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको हम कल नोट आउट कर लेंगे। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट आउट करूँगा, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से यूपीएससी पे स्टेट पे जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे जिन चैप्टर से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करके आप उसी बेस पर, उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो मैं अब आपको जो पीटी स्पेशल जो चैप्टर है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। हालांकि आपको मैं मेंस का भी सिलेबस आपको डिफाइन करूँगा, मेंस भी आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है बहुत ही डाइवर्स हो चुका है, उसमें बहुत डाइवर्सिटीज आ गई हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन बहुत ही डाइवर्सिटीज दे दी हैं, ताकि आपके आंखों के सामने क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आप उनको टैकल नहीं कर पाते, आप उनको समझ नहीं पाते हैं। जबकि क्वेश्चंस प्लस आंसर दोनों आपको यूपीएससी मेंशन करता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर टिक कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में डाइवर्सिटीज यूपीएससी ने कर दिया है, और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस एवरी ईयर एवरेज 10 क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो चैप्टर कौन से हैं उसको मैं आपको नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसी पैटर्न पर, इसी बेस पर आप अपने क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक डायरेक्शन क्लियर करता है कि आपकी जो स्टडी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन सही है। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसी हो, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको एक बार फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि हम किस वे में जा रहे हैं, हमारी जो स्टडी है वो कैसी है, हमारी जो स्ट्रैटेजी वो कैसी है, या जो भी आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी कैसी रह रही है। हालांकि हम आपको स्ट्रैटेजी बारे में भी डिफाइन करेंगे, प्लस आपको हम यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन को भी आपको मतलब कि समझाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लिखेंगे और उसको समझाएंगे कि कैसे हम आंसर को निकाल सकते हैं। हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए पहले आप लिखते हैं जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको। प्रीलिम्स स्पेशल चैप्टर। सर देखिए, जो अभी जो लास्ट 5 इयर्स का जो ट्रेंड रहा है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर आपका है प्रीएम्बल। आपने देखा होगा प्रीएम्बल से हर 1-2 साल में क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि प्रीएम्बल एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे जो फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उनका विजन था, उनका एक ड्रीम था, उनका गोल था कि हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं। हम देश को सेक्युलर बनाना चाहते हैं, हम देश को सॉवरेन बनाना चाहते हैं, हम देश को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, कि हम देश को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। प्लस उनका ये विजन था कि हम देश को जस्टिस कैसे दें। हम जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिए, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके उनका प्लस हम अपने देश के जो भी गरीब तबका है, यानी जो पुअर सेक्शंस हैं, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, किंचित हो, जो भी हो, उनको हम कैसे उनका वेलफेयर कर सकें। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट रूल नहीं करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट केवल वेलफेयर करती है पीपल का, लोगों का। और यही बात हमारे फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरों ने ये क्लियर विजन किया है कि गवर्नमेंट का वर्क होगा केवल देश के लोगों का वेलफेयर करना। हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, हम पॉवर्टी, हंगरनेस, सैनिटेशंस कैसे हम उनको मतलब कि सैनिटेशन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनको हम पॉवर्टी पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, हंगरनेस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप करना चाहते हैं, हमारा हेल्थ पॉलिसी क्या रहेगी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या रहेगी। मतलब ये एक ब्रीफ, एक डेटा यानी कि ब्रीफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था हमारे फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमारी जो प्रेम्बल है, एक विजन है, एक गोल है कि हम कंट्री को कैसे बनाना चाहते हैं, और वो बात प्रेम्बल में क्लियर मेंशन है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, अगर उनको लगता है कि हम जजमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम जजमेंट क्लियर नहीं दे पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केवल प्रेम्बल को पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, ताकि उनको ये पता होता है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर काउंसिल असेंबली के मेंबर थे उनका विजन क्या था। तो पहला आपका हो गया प्रीएम्बल। दूसरा आपका आ जाता है चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स
इसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, खासकर 21 आर्टिकल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको इसको मतलब कि धीरे धीरे इसको बढ़ाते ही चला जा रहा है। जैसे अभी राइट टू पेरेंट्स का भी अभी भी फंडामेंटल राइट्स बन गया है कि यानी कि माता पिता बनने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में मेंशन कर दिया गया है। तीसरा आपका है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ आपका है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर। जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ें तो साथ गवर्नर को भी साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों की पावर्स सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पैडोनिक पावर्स में प्रेसिडेंट को क्या प्रिविलेजेस हैं, गवर्नर को क्या प्रिविलेजेस हैं, मिलिट्री पावर में इनका क्या पावर्स का यूज़ किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, ये आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हालांकि हम जब पढ़ाएंगे तो आपको हम एक एक वर्ड समझाएंगे कि प्रेसिडेंट्स की पावर्स क्या हैं, गवर्नर्स की पावर्स क्या हैं। प्लस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ें तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी साथ में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी क्या इनका वर्क क्या है, मेकिंग लॉ यानी कानून बनाना, टू मेक लॉ यानी कानून का निर्माण करना। अगर कोई आपसे कक्षा 5 का स्टूडेंट पूछे, 5 साल का लड़का पूछे कि ये बताइए कि पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो सीधा से बोलो कानून बनाने की इस संस्था को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई पूछे 10 साल का लड़का कि स्टेट लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है, तो सिंपल से बोलो टू मेक लॉ यानी कानून बनाने की इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली 4 स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, तो इस बार हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आपको आता है पीआरआई यानी पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट। ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी ये हालिया करंट का इशू है, इसलिए आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए अच्छे से। और एक और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहूँगा, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका फाइनेंस कमीशन आपका है, फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरविंद पानगढ़िया की प्रेसिडेंसीशिप में फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया है, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। प्लस आपका SC/ST कमीशन आते हैं, उनको भी प्रिपेयर करना चाहिए, SC एंड ST कमीशन। क्या करना चाहिए, प्लस आपको बैकवर्ड कमीशन, NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को भी कवर करना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये को तय करना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
अब अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखा जाए तो उसमें भी आप कुछ चैप्टर तैयार कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको और इसमें सविस्तार से बताएंगे, काफ़ी कॉम्प्रेसली बताएंगे कि और कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ही पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस है। प्लस आपको हम एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे कि क्वेश्चंस आपको हम इसमें नोट करेंगे और आपको समझाएंगे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को आप समझेंगे नहीं, क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको स्पेशली यूपीएससी में तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी स्टडी करें तो फोकस कीजिए अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप कीजिए, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए और कोशिश कीजिए इंटरलिंकिंग प्रोसेस की। यूपीएससी डिपेंड ऑन इंटरलिंकिंग प्रोसेस। अगर आप रट्टाफिकेशन यूज़ करते हैं, रटते हैं चीज़ों को, हाँ आप रट्टाफिकेशन जहाँ फैक्ट है वहाँ आप रट सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लाइए अपने, उसको थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए, तभी आपको यूपीएससी कहने की आप वहाँ तक आप पहुँचेंगे, यूपीएससी के द्वार तक। क्योंकि यूपीएससी आपको रटाती नहीं, यूपीएससी आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, प्लस शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।